स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स मिसलिनियस रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलिनियस चैप्टर 2 क्लास 11th में, क्लास 11th का मिसलिनियस चैप्टर 2 चल रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई R is equal to A comma B such that AB belong to N, AB belong to natural number and A is equal to B square। Are the following true? क्या ये ट्रू है? अच्छा, ये कंडीशन इसके लिए ट्रू है कि नहीं ये मुझे बताना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दिया A बिलोंग टू R फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सोल्यूशन फर्स्ट, बेटा रिलेशन मेरे पास दिया है बेटा A B such that A comma B belong to natural number and A is equal to B square and A is equal to B square। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन बेटा बोला है कि A belong to R। फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या बोला बेटा? क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन बोला है A belong to R for ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वो जो होना चाहिए रियल नंबर तो होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। देखो बेटा हम लोग एक चीज़ मुझे पता है बेटा, नेचुरल नंबर यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 दैट इज ले लोगे तो बेटा नेचुरल नंबर मेरा हो जाएगा ऐसे। देखो 1 2 3 4 5 दैट इज ए इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 दैट इज नेचुरल नंबर। अगर बेटा मेरा कहने का मतलब हम बोला है कि 1 1 बिलोंग टू आर, 1 1 बिलोंग टू आर, तो मेरा कंडीशन तो बेटा होना चाहिए 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो दैट इज 1 इक्वल टू 1 तो आ गया। ये तो ट्रू है। मेरा हर कंडीशन ऑल नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होना चाहिए, और किसी के लिए फॉल्स होगा तो फॉल्स ही होगा। हर चीज़ के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए दिस कंडीशन, तब तो ये आपका ट्रू होगा और तभी इसके लिए फॉल्स होगा। एक भी आपका कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगा तो फॉल्स होगा। दो हो गया आप ट्रू, एक फॉल्स होगा तो फॉल्स ही माना जाएगा, क्योंकि वो उस कंडीशन के लिए अप्लीकेबल, हर कंडीशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे लिखा गया A इक्वल टू B स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पे देखो A और B दोनों वैल्यू 1 है तो 1 दैट इज 1 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 1 दैट इज ट्रू। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 2 कामा 2। मुझे हर केस के लिए तो ही बिलोंग करना चाहिए। देखो बेटा 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। दिस इज अ फॉल्स। तो 2 के लिए 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में? नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि 2 पे 2 आना चाहिए, 1 पे 1 आना चाहिए, तभी आप लोग का ए अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हर कंडीशन के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे 3 इंटू 3 लो, 3 इंटू 3 लो, तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 लोगे बेटा तो मेरा इसके लिए अप्लीकेबल तो है। यहाँ पे देखो लिख सकते हो 3 इन 3 का स्क्वायर, तो 3 पे 9 आ गया, दैट इज फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ये कंडीशन आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 कामा 1 बिलोंग टू आर कर रहा है ना, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये भी रिलेशन में नहीं कर रहा है। हैंस द ए कंडीशन क्या हो जाएगा? आर यू ट्रू? ये ट्रू नहीं है, ए फॉल्स कंडीशन है। क्या है? फॉल्स कंडीशन है। ठीक है ना बेटा? हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? ए क्या है? फॉल कंडीशन। बोला गया है कि ए बिलोंग टू फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं है। चलते हम नेक्स्ट पे चलते हम लोग देखते हैं इसको, सेकेंड वाला कंडीशन। ठीक है, सेकेंड वाला इसमें चलते हैं। सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या है बेटा? यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सेकेंड कंडीशन मेरे पास ए बी बिलोंग टू आर implies बी ए बिलोंग टू आर। कहने का मतलब बेटा मेरा यही है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं? अगर होगा तो यस, नहीं तो दिस। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ए बी बिलोंग टू आर के लिए बात करता हूँ, ए बी बिलोंग टू आर
ना। तो अगर मैं बेटा एक कंडीशन लेता हूँ तो मेरे पास दिया है a=b², a= क्या दिया है b²। अगर बेटा मैं a=4 b=2 लेता हूँ, अपने से एज्यूम करें ऑल नेचुरल नंबर है, a=4 b=2 ले रहा हूँ, तो बेटा आपका ये तो कंडीशन मेरे पास देखो यहाँ पे देख सॉल्व कर सकते हो। ab तो a की वैल्यू क्या है 4 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4=4, ये तो अप्लीकेबल हो जा रहा है ना, 4 इस कंडीशन के लिए अप्लीकेबल है। बट यहाँ पे देखो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4, 2 बिलोंग टू आर, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके लिए भी अप्लीकेबल है, लिख दो बेटा 2, 4 बिलोंग टू आर, रख दो यहीं पे देख के देख लो। 2=4 का स्क्वायर, 2 दैट इज 16 आ जा रहा है ना, तो ये आपस में इक्वल है, ये तो आपस में बिलोंग कर रहा है, तो ये बट बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट नॉट बिलोंग टू आर, तो ये आपको क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो हर कंडीशन के लिए या आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो गया। इसके लिए तो ट्रू है, बट दिस इंप्लाइज दैट इसके लिए आपका ट्रू है नहीं, इसके लिए क्या है फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक, क्योंकि आपका ए और बी है, ए और बी है, तो 2 और 4, 4 का स्क्वायर a=b², कंडीशन क्या अप्लीकेबल है a=b², आपका ए भी है, तो इसके लिए भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे। हम लोग थर्ड कंडीशन चलते हैं, थर्ड वाला देखते हैं हम लोग बेटा क्या है इसमें का, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का थर्ड चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बेटा दिया है थर्ड, इसी का थर्ड देख लीजिए ना। थर्ड में क्या दिया है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग टू आर, ए और सी भी बिलोंग कर रहा है। बेटा अपने से कंडीशन लेते हैं, अगर मैं सपोज द सोल्यूशन में लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख सकता हूँ, a=16 and b=4, a=16 b=4 एंड c=2, अपने से एज्यूम कर लिया गया a=16 b=4 एंड c=2, c=2। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं मुझे कंडीशन किसको अप्लीकेबल करना है, a²=b²। देखो बेटा इस पे रखने पे आता है ए बी, तो 16 आ जाएगा, देखो 16=4 का स्क्वायर 16=16, ये आ गया 16। तो ए बी बिलोंग टू आर, दैट इज क्या ले सकते हो 16 4 बिलोंग टू आर, दिस इज ट्रू, क्या हो जाएगा इसके लिए बेटा ट्रू है। सेकेंड वाला लेते हैं हम लोग, बी सी, b=2 तुम्हारा 4 है और c=2 है, तो a=b² होता है, क्या हो जाएगा बी सी, तो b और c इसके लिए क्या है तुम्हारा, तो 4, इसको b और c लेते हो, जैसे 4 और 2 लोगे, इसको भी a भी ले लोगे, तो a=b² ले लोगे, तो 4 × तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज कंडीशन टू 2 का स्क्वायर, दैट इज इसके लिए भी अप्लीकेबल है, तो लिख सकते हैं हम इसके भी लिए लिख सकता हूँ, दिस इज अप्लीकेबल बी सी, b, c बिलोंग टू आर, या 4, 2 आल्सो बिलोंग टू आर, ये भी अप्लीकेबल है, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला कंडीशन देखते बेटा, ये थर्ड वाला कंडीशन मेरे पास जो है, अब लिखेंगे b और a और c, a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू 2 है, तो a=b² मेरे ले लेते हैं 16, 2 बिलोंग टू आर, देख लो बेटा 16=2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल होंगे, a=b² के कंडीशन के, इसको ये b ले लेंगे, इसको b लेकर सॉल्व करेंगे तो इक्वल होंगे, ये नहीं होंगे, तो इसके लिए हम 16=2 का स्क्वायर, ये फॉल्स हो जाएंगे, तो लिख देंगे लिख देंगे a, c डज नॉट बिलोंग टू आर, a और c आपस में बिलोंग नहीं करते हैं, इस प्रकार से क्या हो गए फॉल्स हैं, a ट्रू हो गए, a ट्रू होंगे, बट क्या है ये कंडीशन क्या हो जाएंगे फॉल्स हैं, क्या हो जाएंगे बेटा फॉल्स। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे 10 पे चलते हैं बेटा, 9 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा, लेट a=1 2 3 4, लेट a= क्या दिया बेटा 1 2 3 4 एंड क्या बोला है b= बेटा क्वेश्चन में दिया है, b= आपका दिया है 1 5 11 15 16, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं बेटा 10, a=
क्या दिया है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16 ना, एंड f इक्वल टू फंक्शन क्या दिया बेटा 1 5 2 9 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11 ये आपका दे दिया है क्वेश्चन। इसमें बेटा मुझे फाइंड क्या करना है, देखो बेटा हमें यही करना है, पहले क्वेश्चन मिला तो 1 5 2 9 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ठीक बेटा। अब इसको फाइंड कर, आर द फॉलोइंग टू, आर द फॉलोइंग ट्रू, और द फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट दिया बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड बोला एफ इज ए फंक्शन, सेकेंड क्या बोला है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर in each case, solution। क्वेश्चन में क्या, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड f इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 और द फॉलोइंग ट्रू। f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये क्वेश्चन है, चलते हम सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, हम लोग देखते हैं पहले a की वैल्यू क्या मेरे पास गिवन है, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, ये मेरे पास हो गया, ठीक है बेटा। फर्स्ट बोला है कि f इज ए फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, f इज ए रिलेशन, f इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ट्रू, क्या ले देंगे, ट्रू, ट्रू। इसका रीजन क्या बताओगे, ट्रू। अभी आप लोग को बताया गया बेटा, जो रिलेशन मेरे पास है, देखो रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन मेरे पास गिवन है, ट्रू क्यों लिखेंगे ये बता रहा हूँ। आपका जो फंक्शन बन रहा है बेटा, देखो क्या है, 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 5, ये आपका बन जाएगा 1 5, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 5 2 9, यहाँ पे लिख दो ना, एक लाइन लिख लो, थोड़ा सा आप लोग समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। जिसे बोला है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यस क्यों है बता रहा हूँ। एफ इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। वाई रिलेशन इस वजह से है बेटा, रिलेशन कैसे है, रिलेशन आप जानते बेटा कि इसके सारे, देखो बेटा आपका देखो 1 2 9 1 2 3 1 2 3 4 2, क्या बन गया 5 9 1 5 11, ठीक है 5 11। दिस इज ए रिलेशन, यहाँ पे क्यों जगह, देखो बेटा यस इस वजह से यस है क्योंकि सारे के सारे रिलेशन हैं, 1 का 5 के साथ, 2 के 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 के 5 के साथ, 2 का 11 के साथ। दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन। अब बेटा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, जो रिलेशन गिवन हो फंक्शन है कि नहीं उसको चेक करेंगे, क्योंकि देखिए दिस इज अ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन है, 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, 2 के
11 7, तो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन। अब बेटा सेकंड में आते हैं हम लोग, इसी का सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में बोला गया है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, बोला है कि फर्स्ट वाला तो क्या है तुम्हारा, यह जो फर्स्ट वाला था ये क्या था, ट्रू था, क्योंकि ये रिलेशन है, यफ क्या है, ट्रू है, ट्रू इस वजह से क्योंकि रिलेशन है। सेकेंड वाला चलते हैं, मेरे पास सेकेंड वाले में क्या दिया बेटा, यफ इज ए फंक्शन, बोला यफ इज ए फंक्शन, इसको इरेज कर दो, क्या यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बेटा यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको बेटा अब एक चीज़ हम देखते हैं, जो फंक्शन मेरे पास गिवन है, देखो मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पे लिखेंगे दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं, जैसे कि किसके किसके 1 5 और यहाँ पे नहीं 2 9 एंड 2 11। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में कंडीशन है बेटा, दो ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है, एक तुम्हारे पास क्या है 2 9 वाला है और एक है 2 11 वाला, दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। देखिए जैसे मेरे पास 2 है, यहाँ पे 9 और 11, तो 2 9 2 11 दो ऑर्डर पेयर हैं, मतलब उनके जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। जब फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता अगर ऑर्डर पेयर के बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं, अगर सेम हैं तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, डिफिनीशन क्या बोलता है, ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, एक इमेज बनने चाहिए, यहाँ पे दो इमेज बन रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते बिकॉज, लिख दो बिकॉज फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फंक्शन नहीं होगा। इसका डिफिनीशन फंक्शन का यही होता है, ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, या ऐसे लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ओनली वन इमेज ऑफ कोडोमेन, ओनली वन इमेज ऑफ कोडोमेन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या लिख सकते हो बिकॉज 2 9 and 2 11 बिलोंग टू यफ, बिलोंग टू फंक्शन, फंक्शन में तो बिलोंग कर रहा है, एंड फॉर फंक्शन नो टू distinct element, distinct order pair have same first element, किसी भी ऑर्डर पेयर के अगर फर्स्ट सेम 2 एलिमेंट फर्स्ट हो जाते हैं तो फंक्शन नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट 2 एलिमेंट, जैसे 2 9 2 11 फर्स्ट एलिमेंट दो बार रिपीटेड हो गया 2 9 2 11 तो फंक्शन नहीं होगा, ओनली वन इमेज बनना चाहिए था तो फंक्शन होता है। यहाँ पर लिख दिया गया बिकॉज 2 9 2 11 बिलोंग टू एफ एंड फॉर द फंक्शन नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्वेश्चन यहाँ पे हमने बोला कि ये फॉल्स है, बताया क्यों रीजन है, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इस वजह से फंक्शन नहीं होगा, ओनली वन एलिमेंट होने चाहिए, ओनली वन आपकी इमेज होनी चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए, इस वजह से आपका फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन तो था बट फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, लेट एफ बी द, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, लेट एफ बी द
be the subset of A to Z defined by F is equal to AB comma A plus B such that, इसको इधर लिख दो ना, F is equal to AB comma A plus B such that A comma B belong to Z is F is a function if F is a function from Z to Z. Justify your answer. Justify your answer. सॉल्यूशन देखते हैं. जस्टिफाई योर आंसर. बेटा इसमें क्या है, हम लोग क्या दिखा सकते हैं, हमें फंक्शन लेट बोला, लेट यह बी ए सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड डिफाइंड बाई फंक्शन एफ इक्वल टू ए बी कामा ए प्लस बी. तो फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ इक्वल टू ए बी कामा ए प्लस बी, ये एक्स हो गया, ए क्या हो गया, वाई, सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड. ए बी बिलोंग टू जेड, दैट इज ए बी बिलोंग टू जेड बेटा है. तो हम लोग बोला एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड बोला है. तो हम लोग केस फर्स्ट लेता हूँ इसमें. देखो केस फर्स्ट में बेटा इसी कोई फंक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे. अगर ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 8, इफ एफ इज ए फंक्शन ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुन बेटा, इसी हम लोग इसमें ही रखेंगे. इसमें देखो एफ इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इंटीजर होना चाहिए ना जेड, तुम्हारा क्या 1 इंटू 8 इंटू 1 प्लस 8, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा 8 कामा 9. इसके लिए बेटा हो जाएगा मेरा जो आएगा 8 कामा 9 आ गया, 8 कामा 9. सेकेंड केस में रख दो बेटा, सेकेंड ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 4 रख के देखो इसी वाले में जो मेरे पास है क्वेश्चन में, ये ऑफ सच दैट तुम्हारा क्या है 2 इंटू 4 2 प्लस 4, दिस इज आ जाएगा तुम्हारा 8 और कामा 6, तो तुम्हारा हो जाएगा 8 कामा 6. देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ है तुम्हारा 8 9 8 6, बस इसमें बहुत सारे कोई भी नंबर ले सकते हो, बस मुझे ये दिखाना था 2 ऑर्डर पेयर किस लिख सकते हैं, 2 ऑर्डर पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट होंगे. तो अगर बेटा हम आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 ऑर्डर पेयर के 2 फर्स्ट एलिमेंट होंगे 8 9 8 6, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन. अभी हम वर्क किए थे ये दिस इज नॉट ए फंक्शन. अगर किसी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट 2 एलिमेंट, फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर के ना 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं सेम है, देखो 8 9 8 6, फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं आपका 8 क्या है 8 9 और 8 6, 2 ऑर्डर पेयर के दोनों में फर्स्ट एलिमेंट आपके सेम आ रहेंगे, तो ये फंक्शन नहीं होंगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन. बार बार डिफिनीशन बताया हूँ कि फंक्शन में ओनली 1 इमेज आप सेट बी से बनने चाहिए. सेट बी से कितने एलिमेंट है, ओनली 1. अब यहाँ से क्या बन जा रहे हैं, जो यस के डोमेन रिपीटेड हो जा रहे हैं, डोमेन रिपीटेड 2 8 9 8 6, डोमेन एक बार रिपीट होना चाहिए, 2 बार नहीं होना. अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना. तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो दिस इज नॉट ए फंक्शन. रीजन बताओगे कि यहाँ पे ओनली 1 इमेज आप सेट बी से ओनली 1 इमेज होनी चाहिए और डोमेन रिपीटेड नहीं होनी चाहिए. अगर डोमेन रिपीटेड कि नहीं, देखो डोमेन इज रिपीटेड डज नॉट ए फंक्शन. 8 9 8 6 अगर डोमेन बार बार रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है. तो आपका 8 9 8 6 हो गया तो आपका ये फंक्शन नहीं होगा. हमें ये दिखाना था, ये भी ले सकते हो 2 ऑर्डर पेयर के, अगर 2 ऑर्डर पेयर मेरे पास है, सपोज दैट ऐसे भी बोल सकते हो 8 9 और 8 6 है, 2 ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम आ जाते हैं तो फंक्शन नहीं होते हैं. मेरे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं 8 6 8 9 8 6 8 9, 2 ऑर्डर पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट
दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट सेम एलिमेंट अगर सेम होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 8 और 8 सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे फंक्शन नहीं होंगे। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। दिस इज नॉट ए फंक्शन। रीजन आप लोग यही बता दोगे, अरे किसी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम होते तो वहाँ पे फंक्शन नहीं होंगे, या डोमेन 12 रिपीट हो रहा है किसी फंक्शन में तभी आपका फंक्शन नहीं होगा। और डोमेन भी किसी भी फंक्शन में आपका डोमेन बार बार रिपीट हो रहा है तो भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। डोमेन रिपीट होगा तब भी फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपका मेरे पास एक कोई एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी ले लेता हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे बना, मेरा पास ऐसे आ गया था 8 6 8 9 1 2 1 4 5। देखो यहाँ पे डोमेन रिपीटेड हो रहे हैं, डोमेन रिपीटेड है तो एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। हम तो एक एग्जांपल दिखा दिए थे, एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। अगर डोमेन रिपीटेड होंगे तो फंक्शन नहीं होंगे, अंडरस्टूड। या तो 8 8 9 ऐसे लिख सकते हो, 3 4 3 5 दिस इज डोमेन इज रिपीटेड डज नॉट ए फंक्शन। एफ इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं होगा। अब तो समझ में आई गई होगी क्या बात बोलना चाहते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छे क्वेश्चन है 12th वाला क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12th में चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा। लेट ए इक्वल टू 9 10 11 12 13 9 10 11 12 30 9 10 11 12 30। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 9 10 11 12 30 एंड let f such that a to natural number defined by f of n is equal to the highest prime factor prime factor of n. Find the range of f. Find the range of f. Find the range of f. हमें क्या फाइंड करना बेटा? रेंज फाइंड करना। फाइंड द रेंज ऑफ f। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। लेट a इक्वल टू 9 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 and let f such that a to n अब बेटा क्या दिया है? डिफाइन एफ ऑफ एन इक्वल टू, क्या बोल दिया? एफ ऑफ एन इक्वल टू बेटा बोल दिया द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। फाइंड द रेंज। देखो बेटा हमें पता है रेंज फाइंड करना है तो हम लोग बेटा क्या करेंगे? बोल दिया इसमें पहले 9, क्या बोला? 9 के लिए। अब बेटा मुझे ये सॉल्व करना है। एन इक्वल टू 9 सोल्यूशन में देखो बेटा मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, मेरे पास गिवन है 9 10 11 12 13। अब बोल दिया यहाँ पे एफ सच दैट ए टू एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए टू एन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग अगर एन इक्वल टू 9 तो बेटा इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बेटा 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 9 3 3 जा 9 तो दैट इज़ 3 इंटू 3 दैट इज़ 3 ना। तो एफ ऑफ 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एन इक्वल टू 9 के लिए। एन इक्वल टू 10 के लिए निकालो। एन इक्वल टू 10 के लिए इसका बेटा देखो हम लोग ध्यान से पूर्वक देखेंगे। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 5 1 जा 5 दैट इज 2 इंटू 5। हाइएस्ट लिख देंगे। हाइएस्ट इसमें क्या बेटा? ध्यान से पूर्वक देखो। हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
5। तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ 10 दैट इज 5, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें 5। तो अब 11 पे निकालेंगे, एफ ऑफ 11 का हो जाएगा 11 ही होगा, ऐसे लिख देंगे। देखो पहले या 9 के लिए हो गया, 10 के लिए हो गया, आप लिख दें यानी इक्वल टू 11। तो एफ ऑफ 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 ही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू 12। तो n इक्वल टू 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 6 2 3 3 1 ना। तो एफ ऑफ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 3 होगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें 3 होगा, तो एफ ऑफ 12 का 3। तो अब बेटा निकालेंगे एफ ऑफ n इक्वल टू 13 पे, n इक्वल टू 13 पे बेटा क्या हो जाएगा, देखो n इक्वल टू 13 पे एफ ऑफ 13 की वैल्यू 13 ही होगी। एफ ऑफ 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 भी हो जाएगी। तो मेरे पास जो फंक्शन बेटा आ गया, मेरे पास फंक्शन 9 पे क्या आया था 3 आ गया, 9 पे 3, 10 पे 5, हाँ 11 पे 11 कि नहीं, एंड 12 पे 3, 13 पे 30। आप सबको पता है कि जो से ऑर्डर पे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है रेंज होता है। आपको फिर से बताते हैं, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है तो डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है रेंज होता है। तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यानपूर्वक देखिए, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 9 10 11 12 13। सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है डोमेन होता है। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। दिमाग में घुसा लीजिए अपने एकदम बढ़िया सा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 5 11 11 3 5 11 3 ना, 3 तो रिपीट नहीं कर, 3 5 11 30। क्या हो जाएगा 3 5, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेटा, आपका रिपीटेड तो लिखेंगे नहीं, हम लोग का हो जाएगा बेटा यहाँ पे ले सकते हैं 3 5 11 30, 3 5 11 30 दिस इज अ रेंज, 3 5 11 30 दिस इज अ रेंज। जैसे ऑर्डर पेयर का जो रिपीटेड नंबर उसको एक ही बार लिखेंगे, तो द रेंज ऑफ द ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा दैट इज रेंज 3 5 11 13 दिस इज अ रेंज। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आप लोग आगे के वीडियो के लिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाएगा, उसको ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे। थैंक यू।